अनुराग यक्षिणी से पूछता है, कौन थे वो शख्स यक्षिणी जिन्हें पता था कि स्वर्ण सीढ़ियां कहाँ पर हैं? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, और कौन हो सकते हैं लेखक बाबू? वो स्वर्ण सीढ़ियां स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को जोड़ती थी, तो जाहिर सी बात है उस सीढ़ी का अस्तित्व स्वर्गलोक में था, और स्वर्गलोक के राजा कोई और नहीं इंद्रदेव हैं। उन्हें ही पता था कि वो सीढ़ियां कहाँ पर थी, वही उन सीढ़ियों को दोबारा उजागर कर सकते थे। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से पूछता है, फिर क्या हुआ यक्षिणी? क्या इंद्रदेव ने उन सीढ़ियों को दोबारा उजागर कर दिया रज्जन के लिए? यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, रज्जन इंद्रदेव के पास गया तो था लेखक बाबू, पर स्वर्गलोक में क्या हुआ, इंद्रदेव ने उन सीढ़ियों को उजागर किया या नहीं किया, इंद्रदेव रज्जन के बीच क्या बातें हुई, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन इतना कहकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। अनुराग तुरंत पूछता है, लेकिन क्या यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे सब कुछ बताओ यक्षिणी। यक्षिणी धीरे से किसी सोच में डूबे हुए कहती है, हाँ बता रही हूँ लेखक बाबू, सब कुछ बता रही हूँ। कई सालों बाद मुझे एहसास हुआ था जैसे कोई आकाशीय शक्ति दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर आ रही हो। अनुराग यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, यक्षिणी मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि इंद्रदेव ने वो स्वर्ण सीढ़ियां फिर से उजागर की थी रज्जन के लिए, और रज्जन उन सीढ़ियों से पृथ्वी लोक पर आया था? यक्षिणी अनुराग के समक्ष अपनी बातें रखते हुए कहती है, लेखक बाबू वो सीढ़ियां तो उजागर हुई थी, पर उन सीढ़ियों से रज्जन पृथ्वी लोक पर आया था या कोई और आकाशीय शक्ति, ये मैं नहीं कह सकती। मैं तो ये भी पूरी तरह नहीं कह सकती कि उन सीढ़ियों से कोई पृथ्वी लोक पर आया था या नहीं, क्योंकि वो सीढ़ियां ज्यादा वक्त के लिए उजागर नहीं हुई थी, कुछ ही पल के लिए हुई थी, वो भी शाम के वक्त, और रात होते ही गायब हो गई थी। जिस दिन वो स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी उस रात अमावस्या थी, जिस कारण मैं वहां पर जा नहीं पाई, क्योंकि मुझे भोग की तैयारी करनी थी। अनुराग खामोशी के साथ यक्षिणी की सारी बातें सुनते रहता है। यक्षिणी कुछ सोचते हुए खुद ही बोल पड़ती है, अगर उन सीढ़ियों से उस दिन रज्जन आया होता तो मुझसे मिलने जरूर आता। आखिर वो मेरे लिए ही तो यक्षिण लोक से पृथ्वी लोक पर आना चाहता था, पर वो मुझसे अभी तक मिला नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि रज्जन पृथ्वी लोक आया ही नहीं। अनुराग परेशान होते हुए कहता है, पर यक्षिणी तुमने अभी तो कहा स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी, तो मुझे तो लगता है उससे रज्जन ही आया होगा। आखिर वही तो गया था ना इंद्रदेव के पास स्वर्ण सीढ़ियों की मांग लेकर। यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ गया था लेखक बाबू, पर मैंने कहा ना आपसे, स्वर्ग लोक में उनके बीच क्या बातें हुई थी ये मुझे नहीं पता। अनुराग को न जाने क्यों ऐसा लगने लग जाता है जैसे यक्षिणी उससे कुछ छुपा रही हो। अनुराग धीरे से अपने मन के सवाल यक्षिणी से पूछते हुए कहता है, यक्षिणी तुम तो सदियों से पृथ्वी लोक पर हो ना अपने अभिशाप के कारण, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे जाने के बाद यक्षिण लोक में क्या हुआ? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मेरे ताज के कारण लेखक बाबू, मेरे ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो यक्षिण लोक से जुड़ा हुआ था, जिस कारण यक्षिण लोक में जो भी होता था सब मुझे पता चलते रहता था। यक्षिणी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तुम्हें यक्षिण लोक में क्या हुआ, कैसे हुआ सब पता है, लेकिन फिर ये क्यों नहीं पता कि जब रज्जन स्वर्गलोक गया था तो उसके और इंद्रदेव के बीच क्या बातें हुई थी, इंद्रदेव ने उससे क्या कहा था? यक्षिणी अनुराग के सवालों से परेशान होते हुए कहती है, क्योंकि लेखक बाबू मेरा ताज यक्षिण लोक से जुड़ा हुआ है, स्वर्गलोक से नहीं। मैं यक्षिण लोक की रानी हूँ, स्वर्गलोक की नहीं। हर लोक के अपने अपने कवच होते हैं, वो स्वर्गलोक है, उसके कवच को भेदना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं देख पाई कि इंद्रदेव और रज्जन के बीच क्या बातें हुई। अनुराग अपना दिमाग और दौड़ाते हुए यक्षिणी से फिर पूछ बैठता है, यक्षिणी स्वर्गलोक में इंद्रदेव और रज्जन के बीच क्या बातें हुई ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तो पता होगा ही ना कि आखिर स्वर्गलोक से जाने के बाद रज्जन का क्या हुआ, वो पृथ्वी लोक पर गया या फिर वापस अपने यक्षिण लोक में? यक्षिणी मायूसी के साथ कहती है, उस दिन के बाद में रज्जन का क्या हुआ छोड़िए लेखक बाबू, मैं तो ये भी नहीं देख पाई कि मेरे यक्षिण लोक का क्या हुआ, वो किस हाल में है? अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों यक्षिणी, ऐसा क्यों? यक्षिणी जवाब देती है, मैंने आपको बताया ना लेखक बाबू, जिस दिन स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी वो अमावस्या की रात थी, और उस रात मेरा सामना किसी और से नहीं अघोरी से हुआ था, और उस रात अघोरी ने मुझसे मेरा ताज छीन लिया था, जिस कारण मैं दोबारा देख ही नहीं पाई कि मेरे लोक में क्या चल रहा है, रज्जन वापस से यक्षिण लोक गया भी था या नहीं।
यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग एकदम खामोश हो जाता है। वो यक्षिणी से फिर पलटकर कुछ नहीं पूछ पाता है, पर अनुराग के मन में खामोश होने के बावजूद भी कई सारे सवाल चल रहे थे। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर क्या हुआ होगा रज्जन का? वो पृथ्वी लोक पर होगा या फिर वापस से अपने यक्षिण लोक चले गया होगा? पर वो वापस से यक्षिण लोक क्यों जाएगा? आखिर उसका मकसद यक्षिणी को पाना ही तो था। उसी के लिए तो इंद्रदेव ने स्वर्ण सीढ़ियां वापस से उजागर करी थी। आखिर रज्जन और इंद्रदेव के बीच ऐसी क्या बात हुई होगी कि इंद्रदेव रज्जन की बात मान गए होंगे? जितना मैंने इंद्रदेव के बारे में पढ़ा है, वो इतनी आसानी से तो किसी की बात नहीं मानते हैं। लेकिन अगर रज्जन पृथ्वी लोक आता तो यक्षिणी का कहना भी बिल्कुल ठीक था, वो उससे मिलता जरूर। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इस रज्जन का हुआ क्या? ये है कहां पर? एक ही साथ अनुराग के मन में कई सारे सवाल चलने लग गए थे। इन सब सवालों के बारे में सोचते हुए अनुराग का दिमाग बुरी तरह फंस गया था, इतना ज्यादा कि उसका यक्षिणी पर ध्यान ही नहीं था। अनुराग यक्षिणी से कुछ और पूछता या यक्षिणी अनुराग से कुछ कहती, उससे पहले ही यक्षिणी की नजर खिड़की पर पड़ जाती है और केसरिया आसमान को देखकर वो समझ जाती है कि सूर्य उदय होने वाला था और उसके जाने का वक्त हो गया था। यक्षिणी धीरे से अनुराग से कहती है, मैं जा रही हूँ लेखक बाबू, मुझे जाना होगा। अनुराग यक्षिणी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो अभी भी रज्जन के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच में इस तरह खो गया था कि उसे यक्षिणी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। यक्षिणी फिर अनुराग से कहती है, मैंने कहा मैं जा रही हूँ लेखक बाबू। अनुराग अभी भी कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी चिढ़ते हुए कुछ गुस्से के साथ अनुराग को हिलाते हुए कहती है, लेखक बाबू कहाँ खोए हुए हैं आप? मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? जब यक्षिणी अनुराग को झंझोड़ती है तब जाकर अनुराग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ पाता है और हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से कहता है, कहीं नहीं यक्षिणी, कहीं नहीं। अनुराग आराम से कहता है, तुम जा रही हो यक्षिणी, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यक्षिणी अनुराग के आलिंगन लगती है और वहां से चली जाती है। यक्षिणी के जाने के बाद भी अनुराग का मन शांत नहीं बैठता है। रह रहकर उसके मन में रज्जन का ख्याल ही आ रहा था। वो उसी के बारे में सोचे जा रहा था। अनुराग मन में सोचने लग जाता है, ये रज्जन तो मुझे उस अघोरी और मायाधारी से भी ज्यादा जोरदार ये रज्जन तो मुझे उस अघोरी और मायाधारी से भी ज्यादा जोरदार किरदार लग रहा है। इसके बारे में तो यक्षिणी की कहानी में लिखना ही पड़ेगा। पर इसके और इंद्रदेव के बीच में स्वर्गलोक में क्या बातें हुई थी, ये जानना मेरा बहुत जरूरी है। तभी कहानी लिखने में मजा आएगा। मुझे पता करना है, पर कैसे पता करूं? यक्षिणी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अनुराग परेशान हो जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद अनुराग एक फैसले पर पहुंचता है और वो खुद से बड़बड़ाता है, अगर रज्जन के पास पृथ्वी लोक पर आने का कोई रास्ता था तो वो सिर्फ स्वर्ण सीढ़ियां थी। और यक्षिणी ने मुझसे अभी खुद कहा कि उसे उन स्वर्ण सीढ़ियों के उजागर होने का एहसास हुआ था। इसका मतलब जरूर रज्जन ही आया होगा। मेरा मन कहता है मुझे उस जगह पर जाना होगा। हो सकता है वहीं पर मुझे वो यक्ष रज्जन मिल जाए। एक बार अगर वो यक्ष मिल जाए तो मैं फिर उससे सब कुछ पूछ लूंगा। अनुराग कुछ अंदाजा लगाते हुए बड़बड़ा पड़ता है, सोपिट बिनिंग की पहाड़ी मेहंदी पथार से ज्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है। मुझे वहां पर जाना होगा। वहीं पर जाकर मुझे रज्जन के बारे में कुछ पता चल सकता है। इतना कहकर अनुराग टेबल के साइड में रखा अपना खादी का झोला उठाता है, उसके अंदर पेन डायरी रखता है और सोपिट बिनिंग की पहाड़ी जाने के लिए निकल जाता है। इस तरफ दिलीप ने अपने हाथ में एक बड़ा सा मटका पकड़ा हुआ था जिसके चारों तरफ भभूत लगी हुई थी। उस मटके के ऊपरी सिरे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। दिलीप के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो मटका काफी भारी था जिसे वो काफी देर से पकड़े हुए था। उस मटके को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दिलीप एक अंधेरी गुफा के अंदर आगे बढ़ाते जा रहा था। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, इस मायाधारी का साथ मुझे देना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए ये क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। दिलीप मायाधारी को कोसते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे दिलीप आगे बढ़ रहा था, दिलीप के अंदर का डर भी बढ़ते जा रहा था। दिलीप अपने आसपास फैली लंबी लंबी वृक्ष की जटाओं को देखते हुए कहता है, ये मायाधारी ने क्या हाल बना दिया है इस जगह का। पहले तो ये ऐसा नहीं था। लगता है इस मायाधारी ने इस गुफा में अपना मायाजाल बिछाना शुरू कर दिया है। मुझे संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए। अगर कहीं फंस गया और ये मटकी मेरे हाथ से गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
वो मायाधारी यक्षिणी से पहले मुझे मार देगी। दिलीप मटके को लेकर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था कि उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि मायाधारी थी, जो ध्यान अवस्था में बैठी हुई थी। दिलीप मायाधारी से कुछ कहता, उससे पहले मायाधारी बोल पड़ती है, दिलीप, आ गया तू? जो मैंने बोला था वो लाया या नहीं लाया? दिलीप हकलाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं आया हूं? मायाधारी हंसते हुए कहती है, तू शायद भूल रहा है कौन हूं मैं मायाधारी हूं, मायाधारी। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, कदमों की आहट सुनकर पहचान सकती हूं कि कौन आया है। दिलीप खामोशी रहता है, डरते हुए मायाधारी को देखते रहता है। मायाधारी फिर दिलीप से बोल पड़ती है, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, मैंने जो बोला था वो तू लाया या नहीं लाया? दिलीप हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ लाया हूं मायाधारी, उसके बिना तुम्हारे पास कैसे आ जाता? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किलों से ये मिली है। दिलीप एक लंबी आह भरते हुए कहता है, पहले तो जो मंत्र तुमने बताया था उसका बार बार जाप करके मैंने ये मटकी खुद अपने हाथों से बनाई। उसके बाद जैसा कि तुमने कहा था, मैं इस मटकी को किश्नोई नदी के एकदम बीचों बीच ले गया और जैसे ही मैंने इसे डुबाया पानी में हलचल होने लग गई। मैं तो डर ही गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उफान आ रहा है, पर फिर भी मैं वहां पर खड़ा रहा क्योंकि तुमने कहा था चाहे कुछ भी हो, एक बार मटकी डुबाने के बाद एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तू दुनिया से आगे बढ़ जाएगा। मायाधारी चुपचाप दिलीप की सारी बातें सुनती रहती है, जानती रहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने उस मटकी को पानी में डुबाया ही हुआ था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई चीज मटके के अंदर आई हो। ये एहसास मुझे 2 बार हुआ। तुमने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए रात भर मुझे नदी में ही रहना है, और मैं वहीं पर रहा। जब सुबह हुई और मैंने मटकी के अंदर झांका तो देखा उसके अंदर तुम्हारी आंखें थी। जैसे दिलीप ये बात बोलता है, मायाधारी खुश होने लग जाती है। उसकी ये खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दिलीप आगे कहता है, तुम्हारी वही आंखें जो यक्षिणी ने नोचकर पानी में फेंक दी थी। सच सच बताओ, ये सब तुम्हारे उस मंत्र के कारण हुआ था ना, जो तुमने मुझे रास्ते में बताया था? मायाधारी कहती है, हाँ उसी की वजह से हुआ था पागल, और किस वजह से होगा? ये बता, तूने इसके अंदर 7 कब्रिस्तान की मिट्टी डाली या नहीं डाली? दिलीप हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, हाँ डाली है, तभी तो मुझे आने में देर हो गई, और मैंने तुम्हारा बताया हुआ आखिरी मंत्र पढ़कर इस पर लाल कपड़ा भी बांध दिया है, 7 कब्रिस्तान की भस्म को एक साथ मिलाकर। मायाधारी अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, ला इसे मुझे दे ये मटका। दिलीप वो मटका मायाधारी के हाथ में थमा देता है। मायाधारी जैसे ही उस मटकी को थामती है खुश होने लग जाती है, जैसे उसे उसकी आंखों के वहां पर होने का एहसास हो रहा है जो मटकी के अंदर मौजूद थे। वो अपनी आंखों को महसूस कर पा रही थी। दिलीप हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए कहता है, वैसे तुम इनका करने क्या वाली हो मायाधारी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।